इस हफ्ते के एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं हर्ष वोरा और ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है क्योंकि हम पिछले हफ्ते रिलीज हुए मैक्रो इकोनॉमिक डेटा को देखेंगे तो जरूर, लेकिन साथ साथ कुछ कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल टॉपिक्स को भी सीखेंगे। सो स्टे ट्यून्ड। तो पिछले हफ्ते सीपीआई इन्फ्लेशन का फिगर रिलीज हुआ और वो लास्ट 2 मंथ से बिलो 4% रहा है। रिमेंबर कि जुलाई में हमने देखा था कि इन्फ्लेशन 3.6% बढ़ा था और इस बार अगस्त में इन्फ्लेशन 3.65% ईयर ऑन ईयर से बढ़ा है। तो सिर्फ 5 बेसिस पॉइंट्स या 0.05% का डिफरेंस है। लेकिन ऑफ कोर्स ये 3.65% जो है वो लास्ट ईयर के हाई बेस के ऊपर है। फॉर एग्जाम्पल जुलाई 2023 यानी लास्ट ईयर जुलाई में सीपीआई इन्फ्लेशन 7.44% से बढ़ा था और इस जुलाई में जैसे हमने डिस्कस किया इन्फ्लेशन लास्ट जुलाई से 3.6% और बढ़ा है। सिमिलरली अगस्त 2023 में सीपीआई इन्फ्लेशन 6.83% से बढ़ा था और इस अगस्त में इन्फ्लेशन 3.65% और बढ़ा है। तो चूंकि लास्ट ईयर हाई बेस रहा था, इस मंथ का इन्फ्लेशन कम बढ़ना समवॉट अंडरस्टैंडेबल है। रिमेंबर कि लास्ट जुलाई अगस्त में फूड इन्फ्लेशन स्पेशली सब्जी और टमाटो के प्राइसेस बहुत हाई रहे थे। टमाटो के होलसेल प्राइसेस तो लास्ट जुलाई और अगस्त में कुछ रीजन्स में ऑलमोस्ट 100 रुपीज पर केजी टच कर गए थे और उनके रिटेल प्राइसेस कुछ रीजन्स में ऑलमोस्ट 200 रुपीज पर केजी तक पहुंच गए थे। अगर हम कोर इन्फ्लेशन की बात करें यानी कि दोनों फूड और फ्यूल के प्राइसेस को एक्सक्लूड करके, तो वो लास्ट 2 मंथ्स में 20 बेसिस पॉइंट्स यानी कि 0.2% से बढ़ा है। इकोनॉमिस्ट फूड एंड फ्यूल के प्राइसेस को एक्सक्लूड करके इन्फ्लेशन इसलिए देखते हैं क्योंकि दोनों फूड और फ्यूल के प्राइसेस बहुत वॉलेटाइल रहते हैं। फूड प्राइसेस फॉर एग्जांपल ड्रॉट्स है या मानो कोई क्षेत्र में फ्लड्स आए हो या फिर सीजनल शॉर्टेजेस हो, इन वन ऑफ शॉर्ट टर्म इवेंट्स के कारण हाईली फ्लक्चुएट होते हैं और हमें लॉन्ग टर्म इन्फ्लेशन के ट्रेंड्स, ये जो वन ऑफ इवेंट्स है, इनके कारण पता नहीं चलते। ठीक उसी तरह फ्यूल प्राइसेस जो है वो ग्लोबल ऑयल प्राइसेस के कारण या ओपेक के डिसीजंस के कारण या फिर कोई जियोपॉलिटिकल टेंशन के कारण फ्लक्चुएट होते हैं। सो कोर इन्फ्लेशन जो है यानी कि फूड और फ्यूल प्राइसेस की वॉलेटिलिटी को एक्सक्लूड करके इन्फ्लेशन का फिगर जो है उसे देखने से आरबीआई को लॉन्ग टर्म इन्फ्लेशन के ट्रेंड का अनुमान लगता है। कुल मिला के समराइज करूं तो सीपीआई इन्फ्लेशन अगस्त में ऑलमोस्ट फ्लैट था एट 3.65%, लेकिन अगर हम कोर इन्फ्लेशन को देखें यानी कि फूड एंड फ्यूल के प्राइसेस को एक्सक्लूड करके, तो वो लास्ट 2 मंथ्स में अबाउट 0.2% इंक्रीज हुआ है। अच्छा, ये तो हो गई ईयर ऑन ईयर की कंपैरिजन। अब सिक्वेंशली यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करें तो इन्फ्लेशन एक्चुअली बढ़ा है। लास्ट 3 मंथ्स के इन्फ्लेशन को अगर हम एनुअलाइज करें तो वो 7% रहा है। ये एनुअलाइज कैसे करते हैं? वेल, यूएस सेंट्रल ब्यूरो ने एक मॉडल निकाला है जिसको बोलते हैं X13 अरिमा सीड्स मॉडल। ये एक फैंसी टर्म है, लेकिन सिंपल टर्म्स में मैं अगर आपको कहूं तो ये मॉडल इन्फ्लेशन में जो सीजनलिटी रहती है, जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि मानो ड्रॉट्स हुए या फ्लड्स आए तो इनके कारण इन्फ्लेशन क्या है, टेम्पररीली बढ़ जाता है। ऐसे सीजनल वन ऑफ फैक्टर को एडजस्ट करके फिर इन्फ्लेशन के लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करना, ये काम ये मॉडल करता है। तो X13 अरिमा सीड्स मॉडल के द्वारा हमें पता लगता है कि लास्ट 3 मंथ्स के इन्फ्लेशन को अगर हम सीजनली एडजस्ट करके एनुअलाइज करें तो वो 7% से बढ़ा है और कोर इन्फ्लेशन को अगर हम एनुअलाइज करें तो वो लास्ट 3 मंथ्स में 3.6% से बढ़ा है, जो कि लास्ट 1 साल में सबसे हाईएस्ट फिगर है। अब यूएस में स्थिति कुछ अलग है। वहां तो सिक्वेंशली यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करें तो सीपीआई इन्फ्लेशन 2% से गिरा है। ये मैं बात कर रहा हूं 3 मंथ एनुअलाइज्ड इन्फ्लेशन की, यानी कि लास्ट 3 मंथ्स के इन्फ्लेशन को सीजनल फैक्टर्स से एडजस्ट करके उसके लॉन्ग टर्म यानी कि 1 साल के इन्फ्लेशन ट्रेंड को एक्सट्रापोलेट करें तो वो 2% से गिरा है। इसको फैंसी टर्म्स में बोलते हैं सीजनली एडजस्टेड एनुअल रेट या SAR, SAAR। और सिर्फ अगस्त मंथ की अगर हम बात करें तो यूएस में सीपीआई इन्फ्लेशन अगस्त में 2.5% ईयर ऑन ईयर से गिरा, जो कि फरवरी 2021 के बाद सबसे लोएस्ट है। ईयर ऑन ईयर फिगर्स की कंपैरिजन करें तो दोनों यूएस और इंडिया में इन्फ्लेशन कम हुआ है, लेकिन सिक्वेंशली यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो इंडिया में इन्फ्लेशन बढ़ा है और यूएस में इन्फ्लेशन गिरा है।
तो नेचुरली दिस एक्सप्लेन्स कि क्यों यूएस सेंट्रल बैंक पर इंटरेस्ट रेट्स कम करने का प्रेशर है, लेकिन इंडिया की आरबीआई अभी भी वेट एंड वॉच करना चाहती है। अब एक थोड़ा टेक्निकल बात करते हैं। याद रखें कि हमने डिस्कस किया कि मार्केट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यूएस सेंट्रल बैंक्स इंटरेस्ट रेट कम करेगी और उसके सामने आरबीआई अपने इंटरेस्ट रेट सेम लेवल पर रखेगी। तो अगर आप यूएस के कोई बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हो तो नेचुरली आपको इंटरेस्ट रेट कम मिलेगा, और इंडिया के कोई बैंक में पैसा रखते हो तो नेचुरली आपको इंटरेस्ट रेट यूएस बैंक के कंपैरिजन से ज्यादा ही मिलेगा। अब मानो कोई इंडिया की आईटी कंपनी है जो यूएस में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है और नेक्स्ट 3 मंथ्स के बाद उसको $1 मिलियन का पेमेंट आने वाला है। मानो अभी एक्सचेंज रेट 85 रुपीज चल रहा है, तो टोटल मिलाकर उस कंपनी को 85 रुपीज मल्टीप्लाइड बाय $1 मिलियन इज इक्वल टू 85 मिलियन रुपीज, यानी कि 8.5 करोड़ 8.5 करोड़ का पेमेंट आएगा। लेकिन अगर उस आईटी कंपनी को लगता है कि नेक्स्ट 3 मंथ्स में रूपी अप्रिशिएट होगा, यानी कि रूपी स्ट्रांग होगा और एक्सचेंज रेट 85 से कम होकर 82 हो जाएगा, तो नेक्स्ट 3 मंथ्स में उस आईटी कंपनी को 8.5 करोड़ की जगह पर सिर्फ 8.2 करोड़ का ही पेमेंट मिलेगा, इजंट इट? तो ऑलमोस्ट उसको 30 लाख रुपीस का लॉस होगा। इससे बोलते हैं करेंसी रिस्क। तो ये आईटी कंपनी क्या करती है, वो एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करेगी जिसमें वो एक इन्वेस्टर को बोलेगी कि सर मुझे आज से 3 महीने के बाद डॉलर्स खरीदने हैं और मुझे अभी से नेक्स्ट 3 मंथ्स के बाद का एक्सचेंज रेट जो है वो लॉक इन करना है। एक्सचेंज रेट लॉक इन करने से उस आईटी कंपनी को जो करेंसी रिस्क है वो नहीं रहेगा, इजंट इट? और ये इन्वेस्टर अगर उस आईटी कंपनी से फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करता है तो इसका मतलब ये है कि नेक्स्ट 3 मंथ्स में इस इन्वेस्टर को उस आईटी कंपनी से डॉलर्स खरीद कर उसे रुपी में पेमेंट करना पड़ेगा, इजंट इट? लेकिन 3 महीने के बाद अगर यूएस में इंटरेस्ट रेट कम होते हैं तो वो इन्वेस्टर्स को डॉलर्स पे कम इंटरेस्ट रेट मिलेगा, इजंट इट? क्योंकि यूएस बैंक्स में एफडी रेट्स भी कम हो जाएंगे। तो इन्वेस्टर क्या बोलेगा, वो बोलेगा कि भाई डॉलर्स को अगर मैं 3 महीने के बाद यहां यूएस बैंक में डिपॉजिट करूंगा तो मुझे तो कम इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, तो मैं तुम्हें रुपीज सेल करके तुमसे डॉलर्स क्यों खरीदूं? मैं खुद मेरे पास जो रुपीज है उसे रख कर उसे इंडिया में किसी बैंक में डिपॉजिट ना करूं जहां मुझे तो हायर इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। तो आईटी कंपनी उसे बोलेगी हाँ आपकी बात सही है, तो मैं एक काम करता हूं, यूएस में जो इंटरेस्ट रेट्स गिरे हैं और उससे आपका जो नुकसान होगा उसका थोड़ा कॉस्ट मैं बेयर कर लेता हूं। वो कैसे? वेल, जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का प्रीमियम है, यानी कि 3 मंथ्स के बाद का हम जो एक्सचेंज रेट लॉक इन करेंगे वो लो रखेंगे। सो अभी अगर मानो एक्सचेंज रेट 85 है तो हम 83 रखेंगे। इसका मतलब है कि आईटी कंपनी को 8.5 करोड़ की जगह पर सिर्फ 8.3 करोड़ ही मिलेंगे, यानी कि इन्वेस्टर उस आईटी कंपनी को 8.5 करोड़ की जगह पर सिर्फ 8.3 करोड़ पे करेगा। अब मानो 3 महीने बाद अगर एक्सचेंज रेट 83 की जगह पर 84 रहा तो इन्वेस्टर को 10 लाख रुपए का फायदा होगा, क्योंकि अब इन्वेस्टर उस आईटी कंपनी को सिर्फ 8.3 करोड़ रुपीस पे करेगा इवन दो करंट एक्सचेंज रेट 84 है, और आईटी कंपनी को उतना लॉस क्योंकि अब 3 महीने बाद एक्सचेंज रेट है 84, लेकिन आईटी कंपनी ने तो 83 के एक्सचेंज रेट पे कॉन्ट्रैक्ट लॉक इन किया है, जिससे उसे 8.4 करोड़ की जगह 8.3 करोड़ ही मिल रहे हैं। सेम अगर एक्सचेंज रेट 82 पे गिरा 3 महीने बाद तो इन्वेस्टर को फिर भी 8.3 करोड़ पे करने पड़ेंगे, क्योंकि उसी रेट पे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है, और आईटी कंपनी को 10 लाख रुपए का फायदा होगा क्योंकि अब आईटी कंपनी को मिलेंगे 8.3 करोड़ इवन दो द एक्सचेंज रेट हैज फॉलन टू 82 रुपीज। तो इस पूरी स्टोरी का भावार्थ यह है कि जब यूएस में इंटरेस्ट रेट्स गिरते हैं या मानो इंडिया में इंटरेस्ट रेट्स यूएस की कंपैरिजन से बढ़ते हैं तो करेंसी के जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो प्रीमियम पे ट्रेड होते हैं, क्योंकि इन्वेस्टर्स डॉलर्स खरीदने के लिए कंपेंसेशन यानी कि प्रीमियम मांगते हैं। वो अपने पास डॉलर्स रखेंगे तो उनको तो लॉस है ना, क्योंकि अब अगर वो इन डॉलर्स को कोई यूएस बैंक में डिपॉजिट करेंगे तो कम इंटरेस्ट रेट मिलेगा उनको। इसे बोलते हैं फॉरवर्ड प्रीमियम। अब यूएस में नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में इंटरेस्ट रेट्स कम होने के एक्सपेक्टेशंस है और इंडिया के इंटरेस्ट रेट्स समवॉट फ्लैट रहेंगी, जैसे हमने बात किया। तो इससे जैसे हमने अभी देखा कि करेंसी के फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट पे जो प्रीमियम है वो बढ़ना चाहिए, वेल ठीक ऐसे ही हुआ है।
नेक्स्ट 6 मंथ्स का फॉरवर्ड प्रीमियम अगर आप देखो तो वो 1.7% से बड़ा है, जो कि लास्ट ईयर के अक्टूबर से अभी तक में हाईएस्ट है। ऑफ कोर्स हिस्टोरिकली तो यानी कि लास्ट 13-14 सालों में तो फॉरवर्ड प्रीमियम ऑलमोस्ट 5 परसेंटेज पॉइंट्स रहा है, तो ये अभी भी काफी लो है। बट आई होप कि ये कॉन्सेप्ट जो है वो मोर और लेस आपको क्लियर हुआ। अब बात करते हैं इंश्योरेंस सेक्टर की। रिमेंबर कि लास्ट मंथ हमने डिस्कस किया था कि कैसे इंश्योरेंस सेक्टर अभी भी स्लो डाउन में है। वेल, अगस्त में भी सेम सिचुएशन रही। ओवरऑल जनरल इंश्योरेंस सेक्टर सिर्फ 4% ईयर ऑन ईयर से ग्रो किया, जो कि लास्ट ईयर के अगस्त के बाद सबसे स्लोएस्ट है। और लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर की बात करें तो इवन दो न्यू बिजनेस प्रीमियम यानी कि टोटल न्यू पॉलिसीज बेच के कितना प्रीमियम मिला है उसे देखें तो वो 20% से बड़ा है, लेकिन टोटल न्यू पॉलिसीज ही कम बिकी है। इस चार्ट में अगर आप देखो तो अगस्त में न्यू पॉलिसीज के सेल्स का ग्रोथ नेगेटिव रहा और जुलाई में भी लो सिंगल डिजिट्स पे था। अब एविएशन सेक्टर की बात करें तो प्रोविजनल डेटा के हिसाब से अगस्त एविएशन के लिए एक सॉफ्ट मंथ ही रहा। पैसेंजर ग्रोथ फॉर एग्जांपल सिर्फ 5.7% से बढ़ा, जो कि एक 3 मंथ लो है। और पैसेंजर लोड फैक्टर यानी कि फ्लाइट में जो अवेलेबल सीट्स है उनमें से कितने सीट्स एक्चुअली ऑक्यूपाइड है वो तो अगस्त में लगभग सभी एयरलाइंस के लिए डिक्लाइन हुआ है। सो अगस्त 5th मंथ है जब पैसेंजर लोड फैक्टर कंटिन्यूसली डिक्लाइन हुआ है। सो मे बी एविएशन सेक्टर में सीट्स का सप्लाई उसकी डिमांड से तेज बढ़ रही है। अब लास्टली आरबीआई के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की बात करें तो वो एज ऑफ फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर 689 बिलियन यूएस डॉलर्स पहुंच गया है, जो कि हाईएस्ट एवर है। इतने रिजर्व से अब इंडिया के ऑलमोस्ट 11 महीनों तक के इंपोर्ट्स कवर हो सकते हैं और इंडिया का जो भी एक्सटर्नल यानी कि इंटरनेशनल डेट है वो 100% कवर हो सकता है। तो ये फंडामेंटली इंडिया की इकोनॉमी के लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है। तो इस हफ्ते के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीक विद सम मोर इंटरेस्टिंग मैक्रो इकोनॉमिक डेटा। तब तक के लिए हैव अ ग्रेट वीक।